हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9 मार्च 2025 यानी कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का हिंदी भाषा का ये हम जो है इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो आज जो है हम आपको हिंदी भाषा का अलग अलग बताएंगे। आपको हिंदी का अलग, मैथ्स का अलग और रीजनिंग का अलग। ठीक है, तो पहली वीडियो हमारी है हिंदी भाषा की। इसमें 1 से 25 तक प्रश्न है, उनका सारा आपको निष्कर्ष सहित मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इसमें वर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई शब्द नहीं हो सकता, वाक्य नहीं हो सकता, विराम चिन्ह नहीं हो सकता। शब्द क्या होते हैं? जैसे मैंने दो शब्दों से मिलकर के बना, दो अक्षरों से मिलकर के बना, जैसे राम मिला। ठीक है, राम घर जाता है, ये वाक्य बन गया हमारा, राम घर जाता है। ठीक है, ये हमारा वाक्य बन गया। चिन्ह होते हैं। तो हमारा यहाँ उत्तर पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है। ऑप्शन बी जिस बच्चे ने किया है उसको पूरा 1 अंक मिलेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, अनुस्वार लिखा जाता है। तो अनुस्वार कैसे लिखा जाता है आपको मैंने बता भी रखा है, और जिन बच्चों ने नहीं अगर सीखा है तो वो सीख लेंगे। देखिए, अनुस्वार जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ये हमारा अर्धविराम होता है, ये हमारा चंद्र बिंदु होता है, और इस बच्चे ने करा उसको भी यहाँ पर 1 अंक मिल जाएगा। अनुस्वार जो है इस तरीके से लिखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न संख्या तीसरा, इसमें कह रहा है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो हमने आपको बता भी रखा था, जिन बच्चों ने नवोदय की क्लास से पढ़ा है काफ़ी प्रश्न इसमें उसी से संबंधित आ रखे हैं। तो स जो है वो जो है दंत जो है इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, मूर्धा वाला जो होता है बच्चों मैंने बता भी रखा है, ट वाली जो सीरीज होती है वो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कंठ जो है हमारा क वाली सीरीज होती है, क ख ग वाली। ठीक है, और जो त वाली होती है, त वाली जो हमारी, तो इसमें जो तालु है वो च वर्ण की सीरीज में आते हैं, जैसे च छ ज झ य। ठीक है, तो ये जो दंत है, दंत वाला जो है इसका बिल्कुल सही होगा, त थ द ध न, त थ द ध न। और इसके अलावा भी इसमें हमारा जो है ल और स, ये सब दंत के उदाहरण होते हैं। तो इसका उत्तर जिसने सी करा है उसको उत्तर पूरा नंबर मिलेगा 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दंत। ठीक है, और इसको 1 अंक बच्चे को मिल जाएगा। अगला है हमारा, स्वागत पद में संधि विच्छेद है। तो स्वागत जो शब्द है बच्चों, इसमें जो संधि विच्छेद होगा वह हमारा होगा सुधन आगत। कौन सा होगा? सुधन आगत। ठीक है, और इसमें जो सुधन आगत है इसमें जो संधि होगी वो यण संधि होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए, ये नहीं होगा, इसमें स्वाधन आगत नहीं होगा, स्वाधन गत नहीं होगा, सुधन आगत। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। जिसने ए ऑप्शन सही किया उसको 1 अंक यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5, विहग। विहग जो है शब्द पद का सही अर्थ है। देखो विहग आकाश का तो नहीं है। आप देखो, मैं तभी बच्चों से कहता हूँ, जब आपको मान लिया नहीं आ रहा इसमें, तो आप क्या करेंगे, इसके क्या कहते हैं और विकल्पों को देखेंगे। जैसे विहग, आकाश में आपने विहग नहीं पढ़ा होगा, सूर्य में आपने नहीं पढ़ा होगा, भ्रमर में आपने नहीं पढ़ा होगा, पक्षी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बच्चों ने सही भी कर रखा होगा। तो इसका जो विहग जिसने बच्चे ने सही करा है तो उसको 1 अंक यहाँ पर प्रदान कर दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी। 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। इसमें समास का अर्थ पूछ रहा है। देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है समास का अर्थ बताइए। तो समास का अर्थ विस्तार नहीं होता बच्चों, उपसंहार नहीं होता है, सारांश नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जिस बच्चे ने ऑप्शन ए यानी कि संक्षेप लगा रखा है, इसका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन ए यानी कि संक्षेप। हमने आपको बता भी रखा था, समास मतलब संक्षेप। ठीक है, इसका अर्थ भी हमने आपको लिखा रखा है। जिन बच्चों ने पढ़ी है नवोदय की क्लास उसको बिल्कुल इसका उत्तर सही करके आए होंगे। अगला है आगमन। देखिए, मैंने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आपको पढ़ा रखे थे। तो इसमें आप जानते ही हैं कि आगमन पद में उपसर्ग है। तो आगमन पद में आग नहीं होगा, आगमन नहीं होगा, गमन नहीं होगा। गमन तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखा प्रत्यय होगा तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। आ जो शब्द है बिल्कुल सही होगा,
आगमन। उपसर्ग क्या होता है, जो आगे जो पद हमारे लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, और जो हम पद के पीछे लगाते हैं यानी कि गमन है ना, अमन, जो भी हमारा जो पीछे आएगा ये हमारे प्रत्यय होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में ये अंतर है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन ए करा है उसको बिल्कुल 1 अंक प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुम्हार शब्द है, तो कुम्हार शब्द जो है, कुम्हार शब्द क्या है हमारा, आप जानते हैं कुम्हार शब्द हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि तद्भव है। ठीक है, कुम्हार शब्द जो हमारा क्या होगा, तद्भव होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, यमुना का समानार्थी पद है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न करा है इसने, यमुना का जो है समानार्थी पद पूछा है। अब हमने, अगर किसी ने गंगा के समानार्थी शब्द पढ़े होंगे यानी कि पर्यायवाची पढ़े होंगे तो वह जानता है कि अलकनंदा ये गंगा का है, भागीरथी ये गंगा का है, और देव नदी भी गंगा का है। तो हमारा जो रवि तनया जो शब्द है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए, यमुना का समानार्थी पद है क्या, रवि तनया। तो ऑप्शन ए जिसने किया उसको 1 अंक यहाँ पर फिर मिल जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10, गुरु कृपा में समास है, यानी कि गुरु मतलब गुरु की कृपा यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका जिस बच्चे ने ऑप्शन बी करा है 10 का, उसका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये समास वाली वीडियो भी आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने तोड़ करके आपको बता रखा है कि आपको किस तरीके से समासों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बात और बता दूं, जिन बच्चों ने नवोदय की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो वीडियो हैं हम डिटेल में बताते हैं, पूरी आपको उसके संबंधित प्रश्नावली भी कराते हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे। आगे हमारा प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। अब कुल कूल 2 शब्द हैं इसमें, ये भी देखिए, अगर जिस बच्चे ने समानार्थी शब्द ढंग से पढ़े होंगे तो इसमें उत्तर आपको मिल जाएगा। कुल और कूल ये 2 युग्मों का सही अर्थ है। तो देखो, एक कुल का मतलब होता है बच्चों क्या होता है, वंश। ठीक है, वंश यानी कि खानदान। दूसरा जो कूल है इसका मतलब होता है किनारा यानी कि तट। तो जिस बच्चे ने कुल का मतलब हमारा जो है वंश किया है और दूसरा जो है तट किया है, तो इसमें है ऑप्शन किनारा या तट, ये है। देखो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल विकल्प सही होगा। जिस बच्चे ने इसमें कुल और कूल किया है उसका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, नदी नहीं होता बच्चों, कई बच्चों ने नदी मेरे से पूछा भी था, तो नदी नहीं होता है, कूल का मतलब होता है तट या किनारा। ठीक है, आ गया प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं हम। 12 कह रहा है मृत्यु पर विजय पा लेने वाले को कहते हैं। तो जो मृत्यु पर हमारा जो विजय पा लेता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए कई चीज़ें तो हम इसमें इससे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे तो इसमें आप बता भी सकते हैं। देखिए जैसे जिज्ञासु, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इन 3 विकल्पों को देखते हैं। जिज्ञासु मतलब जिसे जानने की इच्छा हो, जिजीविषा मतलब जो जीने की इच्छा रखता हो। ठीक है, ऐसी मुमुच मतलब जो मोक्ष की कामना करता हो। और मृत्यु पर विजय पाने वाले को क्या बोलते हैं हम, मृत्युंजय। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जिस बच्चे ने ए किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, 1 अंक इसको यहाँ भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 13, विनम्रता मानव का आभूषण है। इस वाक्य में विनम्रता है। देखिए विनम्रता हमने आपको बताया था, देखो संज्ञा के जब हमने आपको भेद पढ़ाए थे तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक सारी हमने आपको संज्ञा बताई थी। ठीक है, तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है, विनम्रता क्या हो रहा है, भाव प्रकट कर रहा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन डी इसका विकल्प बिल्कुल ठीक होगा। जिस बच्चे ने विकल्प डी किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, 1 अंक उसे भी मिल जाएगा यहाँ। प्रश्न संख्या 14 है, वृद्ध धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे पद है। अब देखो धीरे धीरे, देखो वृद्ध क्या हो गया हमारा संज्ञा, और क्या कर रहा है वो, टहल रहा है, तो क्रिया हो गई, और विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। तो इस वाक्य में धीरे धीरे पद है, तो क्या बता रहा है इसमें बच्चों ये इसकी विशेषता बता रहा है। यानी कि अगर केवल विशेषण ऑप्शन होता तो हम विशेषण पर लगा देते। अब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण होगा बच्चों। ठीक है, अगर खाली ये होता तो अगर ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, विस्मयबोधक अव्यय का उदाहरण है। विस्मयबोधक, देखो भी और बहुधा ये नहीं होंगे। अहो, अहो भाग्य हमारे, तो अहो जैसे विस्मयबोधक चिन्ह मैंने आपको बताया था, तो ये विस्मयबोधक वाक्य भी होते हैं, शब्द भी होते हैं। इसमें इस तरीके से लगते हैं, अहो
हमारे अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे घर पधारे। ठीक है, तो हम उसके बाद चिन्ह लगा रहे हैं, तो इसमें विस्मयबोधक अव्यय का जो उदाहरण है वो बिल्कुल सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न क्या 16 देखते हैं अब। प्रश्न क्या 16 है, हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जबकि संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, मगर यहाँ हिंदी की बात कर रहा है। अगर यहाँ केवल ये बात करता कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं तो 3 की बात करता। अभी हिंदी का पूछा है तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन यानी कि 2 ही होते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उस बच्चे को 1 अंक फिर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। पावक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आप सब जानते ही हैं पावक, ये बार बार प्रश्न पूछा भी गया है। अभी मैंने केवल हिंदी की जब आपको वीडियो बनाई थी, विगत 3 वर्षों के पेपर कराए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि पावक शब्द आ रखा है। तो इसमें हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, यानी कि पौधन अक पावक। ठीक है, आपको इसका उत्तर पौक धन अक, इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न का 18 है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादल जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द होगा हमारा मेघ। ठीक है, मेघ, ये तो आप सबको याद होगा। अमृत नहीं होगा, व्योम नहीं होगा, वसन नहीं होगा। ठीक है, तो मेघ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 19, 18 हो गया था ये। 18 के बाद अब 19 है, मोहन सोता है। इस वाक्य में सोना क्रिया है, तो कौन सी क्रिया, सकर्मक है या अकर्मक है? तो हमने आपको इस सकर्मक और अकर्मक क्रिया बताई थी। तो इसमें जो है मोहन सोता है, तो कौन सी क्रिया होगी बच्चों? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। क्योंकि अकर्मक क्या होता है, इसमें देखो कर्म नहीं है। ठीक है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है। ठीक है, तो अकर्मक होगी। अगर सकर्मक कब होती? जब इसमें कर्म भी होता, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। मोहन माँ के साथ सोता है, अपनी माँ के साथ सोता है, तब ये किसके साथ सोता? माँ के साथ। तो उसका जो असर है किस पर होता? कर्म पर पड़ता। ठीक है, क्रिया का असर जब कर्म पर होता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, तो ये अकर्मक क्रिया है। बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा और उत्तर 1 अंक इसमें प्रदान कर दिया जाएगा। प्रश्न क्या 20 है, इसमें कह रहा है कि हिंदी की लिपि है। बहुत सरल सवाल आ रखा है। हिंदी की लिपि क्या है? सब जानते हैं, देवनागरी। इसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, यानी कि 1 अंक यहाँ पर भी आपको प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बता भी रखा था, सारी लिपियों के बारे में हमने जानकारी दे रखी थी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये 20 प्रश्नों में से आपके कितने अंक आ रखे हैं ये भी देखेंगे। 25वां, अब 21वां प्रश्न देखते हैं। देखो ये गद्यांश आती है 21 से 25 तक, ये हमने पहले बता दिया था आपको। तो इसमें गद्यांश में बच्चों आप जब पढ़ोगे तो इनको सबसे पहले आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इनके प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, आपने सबने पेपर हल किया होगा तो पेपर में देख लिया होगा। तो इसमें देखिए, पहला आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें दे रखा है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात का अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि इसका अर्थ होगा बच्चों, बाल्यकाल में ही सुलक्षणों का झलकना, यानी कि जिस बच्चे में जो क्वालिटी होती है तो वो बचपन से ही दिख जाता है। ठीक है, जैसे किसी की कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में अगर ड्राइंग अच्छी है तो हो सकता है वो ड्राइंग का अच्छा कलाकार बन जाए। कोई डांस अच्छा करता है तो वो डांस करना, तो तभी कहते हैं कि बचपन में ही मालूम पड़ जाता है। और ये जो कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका मतलब ये हुआ कि बाल्यकाल में ही सुलक्षणों का पता करना, जिसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 1 अंक यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या 22वां, राजा राम मोहन राय ने बंगला सीखी। तो कहाँ सीखी? देखो इसमें आपने देखा भी होगा, राजा राम ने बंगला सीखी तो कहाँ सीखी? गांव की, ये दिखा भी है, गांव की पाठशाला में उन्होंने बंगला सीखी। तो कहाँ सीखी थी बच्चों? गांव की पाठशाला में। ठीक है, तो आपको उत्तर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने ए कराया बिल्कुल सही है, 1 अंक उसे भी मिल जाएगा। अगला है, उन दिनों कचहरियों में बोलबाला था। तो किस भाषा का बोलबाला था कचहरी में? तो देखिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कचहरी वाला ये रहा, उन दिनों कचहरियों में फारसी शब्द का, फारसी का बोलबाला था, ये है। देखे, तो इसी में से आपको छांटने होते हैं। तो आप पहले या तो पैराग्राफ पढ़ लें या सीधे प्रश्नों को पढ़ें, तो आपको उत्तर तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जिस बच्चे ने डी का रखा है फारसी वाला, उसका बिल्कुल उत्तर सही होगा। इसमें 1 अंक उसको भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या 23-24 की तरफ चलते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था में वे गए। तो कहाँ गए थे 12 वर्ष की अवस्था में? वो देखो ये दिख रहा है इसमें उत्तर, 12 वर्ष की अवस्था में वे काशी गए थे। तो कहाँ गए थे? वो काशी। जिसने काशी किया बिल्कुल सही है, 1 अंक यहाँ भी उस बच्चे को मिल जाएगा। उन पर पूरा प्रभाव पड़ा। तो किसका पूरा प्रभाव पड़ा उन पर? देखिए
उपनिषदों के अद्वैतवाद पर पूरा प्रभाव पड़ा। किसका पड़ा? अद्वैतवाद। ठीक है, तो इसमें अद्वैतवाद है, तो इसमें अद्वैतवाद बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर बी है, उस बच्चे को 1 अंक यहाँ भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सब आप जिन बच्चों ने पेपर दे रखा है वो बताएं उसको 25 में से कितने अंक मिले हैं, ताकि हम जान सकें कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।